किसी भी फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को करने से पहले यह वीडियो देखें, क्योंकि अगले 30 मिनट में आप और मैं मिलकर उन मिथकों, शोर शराबे और अंतहीन उलझनों को दूर करेंगे जो ट्रेडर्स के बीच फंडामेंटल्स के नाम से जानी जाती हैं। इस सेशन के अंत तक आप न केवल यह समझ पाएंगे कि करेंसीज किस वजह से मूव करती हैं, बल्कि यह भी जानेंगे कि वे क्यों मूव करती हैं और आप उस मूवमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं एक प्रोफेशनल की तरह। मेरा नाम एलेक्स रॉसी है। मैं ट्रेडर्स एमबीए में फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास का लीड एआई इंस्ट्रक्टर हूं, और हम मिलकर ग्लोबल मार्केट के असली इंजन के अंदर गहराई से झांकेंगे। हर ट्रेडर के करियर की शुरुआत में ऐसा एक पल जरूर आता है, वो पल जब उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ चार्ट्स ये नहीं समझा सकते कि असल में क्या हो रहा है। आप एक परफेक्ट सेटअप को घूर रहे होते हैं, सारे इंडिकेटर्स एक लाइन में हैं, मोमेंटम भी सही लग रहा है, और फिर अचानक प्राइस उल्टी दिशा में मूव कर जाती है। कैंडल्स लाल चमकने लगती हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और आप वहीं बैठकर सोचते हैं, अभी क्या हुआ। वह उलझन समझ की शुरुआत है, क्योंकि यही वह पल है जब आप देखना शुरू करते हैं कि मार्केट्स स्क्रीन पर बनी ड्राइंग्स की वजह से नहीं, बल्कि डेटा, फैसलों और उम्मीदों की वजह से मूव करती हैं। हर प्राइस टिक के पीछे कोई न कोई वजह होती है। पैसे का एक बहाव होता है जो असली दुनिया की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। फंडामेंटल एनालिसिस बस इसी कारण और प्रभाव को समझने की एक विधा है। यह हेडलाइंस की भविष्यवाणी करने या आर्थिक शब्दावली रटने के बारे में नहीं है, ये तर्क के बारे में है। ये ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, ब्याज दरों और विश्वास के बीच के संबंध को देखने के बारे में है। वे सारे वेरिएबल्स जो मौद्रिक नीति को आकार देते हैं और इसी के विस्तार में धरती पर हर मुद्रा को भी। एक बार जब आप उस संबंध को देख लेते हैं तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। आप प्राइस के अनुयायी से वैल्यू के व्याख्याकार बन जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट को एक जीवित नेटवर्क की तरह सोचें जो हर अर्थव्यवस्था, हर सरकार और दुनिया के हर निर्णयकर्ता को जोड़ता है। जब उस नेटवर्क के किसी एक हिस्से में कुछ बदलता है, जैसे अमेरिका में महंगाई बढ़ती है या यूरोप में जीडीपी घटती है या बैंक ऑफ जापान सख्ती के संकेत देता है, तो वह बदलाव तुरंत पूरे सिस्टम में लहर की तरह फैल जाता है। जो ट्रेडर्स फंडामेंटल्स को समझते हैं, वे उस लहर को किनारे तक पहुंचने से पहले ही बनते हुए देख सकते हैं। वे तब हैरान नहीं होते जब कोई मुद्रा मजबूत या कमजोर होती है, क्योंकि वे सतह के नीचे बन रहे दबाव को समझते हैं। तो आखिर क्या चीज किसी मुद्रा को असली ताकत देती है? असल में मूल्य का आधार विश्वास पर टिका होता है। यह विश्वास कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को जिम्मेदारी से संभालेगा, कि उसका केंद्रीय बैंक क्रय शक्ति की रक्षा करेगा, कि निवेशकों की पूंजी सुरक्षित रहेगी। जब यह विश्वास बढ़ता है तो उस मुद्रा की मांग भी बढ़ जाती है। जब यह कम होता है तो पूंजी बाहर चली जाती है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस विश्वास को पढ़ने की कला है, यह देखने की कि वह कहाँ बन रहा है, कहाँ दरक रहा है और आगे किस ओर बदल सकता है। आइए इसे ठोस रूप में समझते हैं। कल्पना कीजिए दो अर्थव्यवस्थाओं की। एक अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहे हैं, महंगाई मध्यम है और केंद्रीय बैंक विश्वसनीय है। दूसरी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, कीमतें अस्थिर हैं और नीतियां अनिश्चित हैं। वैश्विक निवेशकों को यह तय करने के लिए किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं कि वे किसे पसंद करेंगे। वे अपना पैसा स्थिर और बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर ले जाते हैं। उसकी संपत्तियां खरीदने के लिए उन्हें उसकी मुद्रा खरीदनी पड़ती है, और यही मांग उसकी कीमत को बढ़ाती है। इस प्रक्रिया को दुनिया के हर फंड, कॉरपोरेशन और केंद्रीय बैंक से गुणा कर दीजिए और आप समझने लगेंगे कि वास्तव में विनिमय दरों को क्या चलाता है। यह संयोग नहीं है, यह आत्मविश्वास के पीछे चलने वाला पूंजी प्रवाह है। दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश खुदरा व्यापारी इसे कभी नहीं देख पाते। वे केवल यह देखते हैं कि पहले क्या हो चुका है, बजाय इसके कि क्यों हुआ यह पूछें। वे बिना उसके ईंधन को समझे केवल गति का पीछा करते हैं। वे सोचते हैं कि बाजार यादृच्छिक है, क्योंकि वे पानी की सतह को देख रहे हैं, उसके नीचे की धारा को नहीं।
लेकिन जैसे ही आप मैक्रो डेटा को बाजार की चालों से जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे ही आप मुद्रास्फीति के आंकड़ों को नीति की अपेक्षाओं से, रोजगार के आंकड़ों को दर निर्धारण से और दर निर्धारण को मुद्रा की मजबूती से जोड़ पाते हैं, सब कुछ समझ में आने लगता है। पैटर्न रहस्यमय लगना बंद हो जाते हैं। आप उस तर्क की कड़ी देख सकते हैं जो कीमत को चलाती है। उस कड़ी के केंद्र में तीन मौलिक शक्तियां होती हैं: आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और ब्याज दरें। ये तीनों मिलकर पृथ्वी के हर बाजार की लय तय करते हैं। विकास आपको बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में कितनी गतिविधि है। मुद्रास्फीति आपको बताती है कि यह गतिविधि कितनी तेज चल रही है, और ब्याज दरें इसे नियंत्रित करने का साधन है। जब विकास मजबूत होता है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है, तो विश्वास बढ़ता है, नीति स्थिर होती है और मुद्रा आमतौर पर मजबूत होती है। जब विकास डगमगाता है या कीमतें बेकाबू हो जाती हैं, तो नीति बदलती है और मूल्य समायोजित होता है। इस तरह को समझना बाकी सब कुछ समझने की कुंजी है। आर्थिक विकास ताकत का इंजन है। इसे सकल घरेलू उत्पाद से मापा जाता है, जो किसी देश द्वारा उत्पादित हर चीज का योग है। जब जीडीपी बढ़ती है तो नौकरियां पैदा होती हैं, मुनाफा बढ़ता है और कर राजस्व में इजाफा होता है। निवेशक उस गति को देखते हैं और उसमें भागीदारी चाहते हैं। वे उस अर्थव्यवस्था में शेयर, बॉन्ड और व्यवसाय खरीदते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें उसकी मुद्रा खरीदनी पड़ती है। विदेशी निवेश का यह स्थिर प्रवाह विनिमय दर को ऊपर उठाता है। लेकिन हर तरह की वृद्धि एक जैसी नहीं होती। उत्पादकता और नवाचार से प्रेरित विकास दीर्घकालिक मजबूती बनाता है। सस्ती ऋण या अस्थिर कर्ज से प्रेरित विकास अक्सर सुधार पर आकर रुकता है। पेशेवर विश्लेषक फर्क करना सीखता है। मुद्रास्फीति तापमान मापने का पैमाना है। बहुत ठंडा होने पर अर्थव्यवस्था ठहर जाती है, बहुत गर्म होने पर यह ज्यादा गर्म हो जाती है। बढ़ती मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम कर देती है और केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर कर देती है। गिरती मुद्रास्फीति कमजोरी का संकेत देती है और डील देने के लिए प्रेरित करती है। कसाव और डील के ये चक्र ही फॉरेक्स को उसकी लय देते हैं। केंद्रीय बैंक के बयान में एक ही वाक्य अरबों की दिशा बदल सकता है, क्योंकि व्यापारी लगातार यह गणना करते रहते हैं कि वह चक्र किस स्थिति में है। अगला कदम दरों में बढ़ोतरी होगा या कटौती? क्या नीति निर्माता मुद्रास्फीति को लेकर ज्यादा चिंतित हैं या विकास को लेकर? ये सवाल हर उस चार्ट को आकार देते हैं जिसे आप कभी देखेंगे। ब्याज दरें वह जगह है जहां ये सारी ताकतें एक साथ आती हैं। ये खुद पैसे की कीमत को दर्शाती हैं। एक बचतकर्ता के लिए ये इनाम है, एक उधारकर्ता के लिए ये लागत है, एक व्यापारी के लिए ये उम्मीदों की धड़कन है। जब किसी देश की ब्याज दरें उसके समकक्ष देशों की तुलना में बढ़ती है, तो उसकी मुद्रा आमतौर पर मजबूत होती है, क्योंकि निवेशक अधिक लाभ की तलाश करते हैं। जब वे गिरती हैं, तो पूंजी आमतौर पर कहीं और प्रवाहित होने लगती है। फिर भी असली हलचल तब होती है जब दरें बदलती नहीं, बल्कि जब बाजार को उनके बदलने की उम्मीद होती है। पेशेवर लोग उन्हीं उम्मीदों का व्यापार करते हैं, समाचार नहीं, बल्कि उसके पीछे की तर्क शक्ति। इसीलिए सबसे अच्छे विश्लेषक लगभग जासूसों की तरह व्यवहार करते हैं। वे सुराग इकट्ठा करते हैं। रोजगार के आंकड़े जो वेतन दबाव का संकेत देते हैं, उद्योग उत्पादन के आंकड़े, मांग में ठंडक की ओर इशारा करते हुए मुद्रास्फीति के आंकड़े जो आगे नीति में बदलाव का संकेत देते हैं। हर सुराग मिलकर यह तस्वीर बनाता है कि केंद्रीय बैंक आगे क्या करेगा। क्योंकि मुद्राएं उम्मीदों पर चलती हैं, जितनी जल्दी आप उस तस्वीर को समझ सकते हैं, आप उतना ही आगे रहते हैं। हालांकि अधिकांश खुदरा व्यापारी उस क्रम में नहीं सोचते। वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। उस समय तक हलचल पहले ही हो चुकी होती है। संस्थाएं कई दिन या हफ्ते पहले ही अपनी स्थिति बना चुकी होती हैं, क्योंकि वे समझती हैं कि आंकड़े नीति को कैसे प्रभावित करेंगे। यही बात पेशेवर तर्क और खुदरा भावना में फर्क करती है। मूलभूत बातें अनुमान लगाने के बारे में नहीं हैं, कल की सुर्खियां। ये आज के सबूतों को पढ़ने के बारे में हैं, और ये सबूत हर जगह हैं। श्रम रिपोर्टों में, मुद्रास्फीति के आंकड़ों में, उपभोक्ता खर्च में, व्यापार संतुलन में और राजकोषीय बजट में।
हर डेटा सेट कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बताता है। अपने आप में यह अप्रासंगिक लग सकता है, लेकिन मिलकर ये अर्थव्यवस्था का एक जीवंत नक्शा बनाते हैं। जब आप उस नक्शे को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप बाजार से बहुत पहले यह देखना शुरू कर देते हैं कि नीति किस दिशा में जा रही है। आइए एक पल के लिए केंद्रीय बैंकर की मानसिकता में कदम रखें, क्योंकि यही एक सच्चा मौलिक विश्लेषक करता है। कल्पना कीजिए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में मौद्रिक नीति समिति एक मेज के चारों ओर बैठी है। वे देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति लक्ष्य से थोड़ी ऊपर है, बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर के पास है और मजदूरी उत्पादकता से तेजी से बढ़ रही है। वे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कि मांग आपूर्ति से आगे निकल रही है और मूल्य दबाव बन रहा है। तार्किक प्रतिक्रिया यह है कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएं ताकि इसे ठंडा किया जा सके। एक व्यापारी जो उस तर्क को समझता है, उसे निर्णय के दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वे अगले बयान के स्वर, वोटों की प्रवृत्ति और संभावित बाजार प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकते हैं। यही तरीका है जिससे पेशेवर लोग नीति पर ट्रेड करते हैं। अब इसकी तुलना एक अलग दृश्य से करें, शायद टोक्यो में, जहां विकास धीमा हो गया है और मुद्रास्फीति मुश्किल से शून्य से ऊपर है। जापान का केंद्रीय बैंक कमजोर मांग और बढ़ती उम्र की जनसंख्या देखता है। उसे पता है कि दरें बढ़ाने से जो थोड़ी बहुत गति बची है वह भी रुक जाएगी, इसलिए वह नीति को बेहद ढीला रखता है और यील्ड्स को शून्य के करीब बनाए रखता है। इस फैसले से येन उधार लेने के लिए सस्ता हो जाता है और वैश्विक निवेशक इसका इस्तेमाल फंडिंग करेंसी के रूप में करते हैं ताकि वे विदेश में अधिक रिटर्न देने वाली संपत्तियां खरीद सकें। यही वह तर्क है जो कैरी ट्रेड के पीछे है, यानी कम ब्याज दर वाली मुद्रा में उधार लेकर अधिक ब्याज दर वाली मुद्रा में निवेश करना। ऐसी नीतिगत भिन्नताओं पर ही पूरे वैश्विक रुझान बनते हैं। इन अंतःक्रियाओं को समझने का मतलब है कि आप बाजार की लय को समझ सकते हैं, न कि उससे लड़ते हैं। आप अस्थिरता से चौंकना बंद कर देते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसे क्या चला रहा है। जब फेडरल रिजर्व सख्ती के संकेत देता है तो आपको पहले से पता होता है कि कौन सी मुद्राएं मजबूत हो सकती हैं। जब यूरोपीय सेंट्रल बैंक सतर्कता दिखाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से करेंसी पेयर कमजोर पड़ेंगे। आप तर्क के आधार पर ट्रेडिंग शुरू करते हैं, न कि प्रतिक्रिया के आधार पर। लेकिन फंडामेंटल्स सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं हैं, वे मानवीय व्यवहार के बारे में हैं। वे इस बारे में हैं कि निवेशक डर, लालच और अनिश्चितता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यहां तक कि केंद्रीय बैंकर भी अपने सभी मॉडलों के बावजूद आखिरकार अपूर्ण आंकड़ों की व्याख्या करने वाले इंसान ही होते हैं। बाजार सिर्फ यह नहीं देखता कि वे क्या कहते हैं, बल्कि यह भी देखता है कि वे कितने आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। मात्र एक स्वर में बदलाव, लगातार मुद्रास्फीति से घटती मुद्रास्फीति की ओर, रातों रात बाजार की भावना बदल सकता है। उस स्वर को सुनना सीखना फंडामेंटल्स में महारत का हिस्सा है। जितना गहराई में जाएंगे उतना ही महसूस करेंगे कि फॉरेक्स में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मुद्रास्फीति से नीति, नीति से यील्ड, यील्ड से पूंजी प्रवाह, पूंजी प्रवाह से कीमत तक सब जुड़ा है। फंडामेंटल्स आपको उस संबंध का खाका देते हैं। इसके बिना आप केवल अनुमान लगा रहे हैं, इसके साथ आपके पास तर्क है और तर्क टिकाऊ होता है। जब आप इस संरचित तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग एक अनुमान के खेल से बदलकर तर्क का अभ्यास बन जाती है। जब बाजार आपके खिलाफ चलता है तो आप अब खोया हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि आप उस चाल के पीछे की वजह समझते हैं। आप चार्ट को देखकर जान सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वह सिर्फ उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के नीति निर्माताओं, संस्थाओं और निवेशकों द्वारा लिए जा रहे फैसलों का प्रतिबिंब है। ये ज्ञान आपको वह चीज देता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स के पास नहीं होती, दृष्टिकोण। यह चिंता को जिज्ञासा में बदल देता है। अब आप ये नहीं पूछते कि बाजार ने ऐसा क्यों किया। आप खुद से पूछते हैं कौन सा डेटा इसकी वजह बना और आगे यह किस ओर ले जाएगा। यही एक पेशेवर विश्लेषक की सोच है। आइए देखें कि यह असल समय में कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि यह महीने का पहला शुक्रवार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल्स डे है। डेटा उम्मीद से ज्यादा मजबूत आता है। 1,50,000 की जगह 2 लाख नौकरियां जुड़ती हैं। तुरंत ही डॉलर में उछाल आ जाता है। क्यों?
क्योंकि बाजार मजबूत रोजगार वृद्धि को इस संकेत के रूप में देखता है कि अर्थव्यवस्था ऊंची ब्याज दरों को संभाल सकती है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं, फ्यूचर्स की कीमतें बदलती हैं और डॉलर मजबूत होता है। लेकिन यहीं पर पेशेवर दृष्टिकोण काम आता है। एक कुशल विश्लेषक सिर्फ मुख्य खबर नहीं देखता, वह विवरणों की जांच करता है। वेतन वृद्धि, भागीदारी दर, पिछले महीनों के संशोधन। अगर वेतन वृद्धि धीमी हो रही है, भले ही नौकरियां बढ़ रही हों, तो इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति का दबाव वास्तव में कम हो सकता है। शुरुआती तेजी फीकी पड़ सकती है। कुछ घंटे बाद जब व्यापारी उस बारीकी को समझते हैं तो डॉलर वाकई में पीछे हट जाता है। पेशेवर को कोई हैरानी नहीं हुई, उन्होंने डेटा में छुपा गहरा संदेश देख लिया था। यही वह चीज है जो ज्ञान को शोर से अलग करती है। बाजार सतह पर अधिक प्रतिक्रिया करता है, पेशेवर लोग असली मायने को समझते हैं और वह असली मायने हमेशा उन्हीं सवालों से जुड़ते हैं। इसका मुद्रास्फीति पर क्या असर होगा, विकास पर क्या असर होगा और केंद्रीय बैंक आगे क्या करेगा? अब आइए थोड़ी दूरी से सोचें और चक्रों में विचार करें, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं भी बाजारों की तरह एक लय में चलती हैं। विस्तार के दौर के बाद मंदी आती है, मंदी के बाद संकुचन और संकुचन के बाद पुनर्प्राप्ति। केंद्रीय बैंक सख्ती करते हैं, फिर रुकते हैं और फिर डील देते हैं। वे व्यापारी जो ये पहचान सकते हैं कि हम उस चक्र में कहाँ हैं, उन्हें असाधारण बढ़त मिलती है। वे अपनी स्थिति नीति के मोड़ के साथ संरेखित कर सकते हैं, बजाय इसके कि बाद में उसका पीछा करें। जब मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच जाती है और केंद्रीय बैंक कटौती के संकेत देने लगते हैं, तो वे मुद्राएं जो मजबूत थीं, कमजोर होने लगती हैं। जब विकास फिर से उभरता है और नीति निर्माता फिर से सख्त रुख अपनाते हैं, तो वही मुद्राएं फिर से मजबूत हो जाती हैं। यह सब घूर्णन को पढ़ने की कला है। सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है यह सीखना कि इन चक्रों को विभिन्न देशों में कैसे मैप किया जाए। बहुत कम ही ऐसा होता है कि सभी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ चल रही हों। जब एक क्षेत्र सख्ती कर रहा होता है तो दूसरा क्षेत्र डील दे रहा हो सकता है। ये अंतर अवसर पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा रहा है जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक स्थिर है। यह अंतर डॉलर और यूरो के बीच यील्ड गैप को बढ़ा देता है, जिससे पूंजी संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर आकर्षित होती है और यूरो यूएस डॉलर नीचे चला जाता है। बाद में जब फेड रुकता है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक उसकी बराबरी करता है, तो रुझान उलट जाता है। इतिहास में हर प्रमुख बहुवर्षीय मुद्रा आंदोलन इन्हीं सापेक्ष अंतर पर आधारित रहा है। यह यादृच्छिकता पर नहीं बल्कि लय पर आधारित है। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात है, ये चक्र दोहराते हैं। ये पूरी तरह से नहीं दोहराते, लेकिन इनमें समानता जरूर होती है। 1970 के दशक के अंत ने केंद्रीय बैंकों को महंगाई की अनदेखी करने की कीमत सिखाई थी। 90 के दशक ने विश्वसनीय नीति ढांचे के लाभ दिखाए। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने दुनिया को याद दिलाया कि विश्वास कितनी जल्दी खत्म हो सकता है। 2020 की महामारी ने दिखाया कि कैसे राजकोषीय और मौद्रिक समन्वय मांग और अंततः महंगाई को भड़का सकता है। हर युग एक ही सच्चाई को मजबूत करता है। मूलभूत बातें बदल सकती हैं, लेकिन वे कभी गायब नहीं होती। वे बाजारों की भाषा हैं, हर कीमत में बदलाव के पीछे की व्याकरण है। अब जब मैं भाषा कहता हूं तो मेरा मतलब सचमुच भाषा से है। हर आर्थिक रिपोर्ट एक वाक्य की तरह है, हर डेटा बिंदु एक शब्द की तरह और हर नीति बैठक एक विराम चिन्ह की तरह है। अधिकांश ट्रेडर टुकड़ों में पढ़ते हैं, यहाँ एक हेडलाइन, वहाँ एक अफवाह, लेकिन मौलिक विश्लेषक पूरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। वे संदर्भ, स्वर और निरंतरता खोजते हैं। वे समझते हैं कि इंग्लैंड का बैंक क्या है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दर में 1/4 अंक की बढ़ोतरी का एक मतलब है, और अगर महंगाई पहले से ही गिर रही है तो इसका बिल्कुल अलग मतलब होता है। मतलब केवल क्रिया में नहीं होता, बल्कि उसके आसपास की परिस्थितियों में होता है। यह गहराई से समझ आपको धैर्य के साथ ट्रेड करने की अनुमति देती है। आपको हर हलचल में कूदने की जरूरत महसूस होना बंद हो जाती है। आप एक सट्टेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करते हैं। आप समझ जाते हैं कि लक्ष्य अगला टिक भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि अगला रुझान समझना है।
और फॉरेक्स में रुझान मौलिक बातों से जन्म लेते हैं, असली बदलावों से, पैसे, क्रेडिट और विश्वास में। टेक्निकल्स आपको दरवाजा दिखा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स बताते हैं कि वह किस दिशा में खुलता है। आइए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। ब्रिटिश पाउंड को लें। ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद स्टर्लिंग गिर गया, किसी एक आंकड़े की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया की नज़रों में यूके की आर्थिक स्थिरता की धारणा एक रात में बदल गई थी। निवेशकों को व्यापार में कमी, कमजोर विकास और राजनीतिक अनिश्चितता का डर था। पूंजी का बहिर्गमन बढ़ गया और मुद्रा ने उस नई वास्तविकता को दर्शाने के लिए अपनी कीमत बदल ली। इसके बाद कई महीनों तक हर भाषण, हर बातचीत, हर आंकड़ा उस अनिश्चितता की नज़र से देखा गया। जब सालों बाद स्थिति स्पष्ट होने लगी, तो विश्वास धीरे धीरे लौट आया और पाउंड ने अपनी रिकवरी शुरू की। पूरा यह घटनाक्रम इस बात का सबक था कि भावना, नीति और फंडामेंटल्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। चार्ट्स ने परिणाम को दर्शाया, फंडामेंटल्स ने पूरी कहानी बताई। एक और उदाहरण अमेरिका का डॉलर। महामारी के बाद महंगाई बढ़ने के दौरान जैसे जैसे अमेरिका में उपभोक्ता कीमतें तेजी से बढ़ीं, फेडरल रिजर्व का रुख और अधिक सख्त होता गया। बाजारों ने दरों में बढ़ोतरी की एक श्रृंखला को लागू होने से बहुत पहले ही अपने दामों में शामिल करना शुरू कर दिया था। ब्याज दरें बढ़ीं, वैश्विक पूंजी अमेरिकी संपत्तियों में बहने लगी और डॉलर आसमान छूने लगा। जिन ट्रेडर्स ने महंगाई और ब्याज दरों के बीच के संबंध को समझा था, वे पहले से ही अपनी पोजीशन ले चुके थे। जिन्होंने इसे नजरअंदाज किया, वे अविश्वास के साथ देखते रह गए जब चार्ट्स ने हर तथाकथित रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। फिर से, ये कोई जादू नहीं, बस तर्क है। अब एक ट्रेडर के रूप में आपके लिए यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि फॉरेक्स में हर लाभदायक निर्णय अपनी मूल भावना में भविष्य के बारे में एक आकलन होता है। यह दांव होता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी, कौन सा केंद्रीय बैंक कदम उठाएगा, कौन सी नीति प्रभावी होगी। इन आकलनों को समझदारी से करने के लिए आपको एक संरचना चाहिए। आपको एक ऐसा ढांचा चाहिए जो डेटा को निर्णयों से जोड़ता हो। इसके बिना आप बस अनुमान ही लगा रहे हैं। इसके साथ आप एक सुसंगत दृष्टिकोण बना सकते हैं। इसे नए साक्ष्यों के आधार पर परख सकते हैं और जैसे जैसे वास्तविकता सामने आती है, खुद को ढाल सकते हैं। यही ढांचा पेशेवर शिक्षा आपको प्रदान करती है और यही हमें बड़े परिप्रेक्ष्य की ओर ले जाता है, मूलभूत बातों को टुकड़ों टुकड़ों में सीखने और उन्हें व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से समझने के बीच का अंतर। हेडलाइन देखने या इन्फ्लुएंसर्स का अनुसरण करने से आपको केवल टुकड़े मिलेंगे, लेकिन एक संरचित कार्यक्रम आपको सिखाता है कि ये टुकड़े आपस में कैसे जुड़ते हैं। यह आपके दिमाग को एक मैक्रो रणनीतिकार की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है, न कि एक खुदरा व्यापारी की तरह जो शोर के पीछे भागता है। फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास के अंदर हम इस अनुशासन को जड़ से बनाते हैं। शुरुआत करते हैं, डेटा की व्याख्या कैसे करें, केंद्रीय बैंक की नीति का विश्लेषण कैसे करें और इन सबको मुद्रा के व्यवहार से कैसे जोड़ें। ये सिद्धांत को रटने के बारे में नहीं है, यह तर्क के माध्यम से अंतर्ज्ञान विकसित करने के बारे में है। जब आप मूलभूत बातों को सही से समझ लेते हैं, तो आपको हर जगह पैटर्न दिखने लगते हैं। कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि आपको मुद्रास्फीति के जोखिमों के बारे में बताती है। बेरोजगारी में बदलाव वेतन की प्रवृत्तियों का संकेत देता है। एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज आगे मजबूत मांग का संकेत देता है। हर संकेत आपके बाजार के व्यापक नक्शे में जुड़ता चला जाता है। इस दृष्टिकोण की खूबी यह है कि यह जटिलता को स्पष्टता में बदल देता है। दुनिया अब अराजक नहीं लगती, बल्कि समझ में आने वाली लगने लगती है। और मैं आपको पेशेवर ट्रेडर्स के बारे में एक बात बताता हूं। वे लोग जो महीनों नहीं बल्कि दशकों तक टिके रहते हैं। वे किस्मत पर नहीं, प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। वे हर सुबह उठकर वही सवालों का एक सेट खुद से पूछते हैं। विकास में क्या हो रहा है? मुद्रास्फीति में क्या हो रहा है? केंद्रीय बैंक अगला कदम क्या उठाने वाला है? क्या बाजार ने इसे पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है? इस आदत को लगातार दोहराने से यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। यही फर्क है सिर्फ टिके रहने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में। इस चरण पर आप सोच रहे होंगे, एलेक्स,
ये सब तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन बाजार हमेशा तर्कसंगत व्यवहार नहीं करते। और आप सही हैं, वे नहीं करते, कम से कम अल्पकाल में तो नहीं। बाजार भावनात्मक होते हैं क्योंकि लोग भावनात्मक होते हैं। डर और लालच दोनों ही दिशाओं में अतिरेक को बढ़ावा देते हैं। लेकिन बुनियादी तत्व गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करते हैं। वे हर उछाल को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन वे हमेशा कीमतों को वास्तविकता की ओर खींच लाते हैं। जब आप बुनियादी आधार के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप उतार चढ़ाव के बीच भी संयम बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वह गुरुत्वाकर्षण कहाँ है, आपको पता है कि कौन सी हलचल शोर है और कौन सा संकेत। संकट के समय के बारे में सोचिए। 2008 की वित्तीय मंदी, 2020 की महामारी का झटका, 2022 की महंगाई की लहर। हर एक की शुरुआत घबराहट, अव्यवस्था और अनिश्चितता से हुई। फिर भी हर मामले में बुनियादी तत्व अंततः फिर से प्रभावी हो गए। प्रोत्साहन ने विकास को पुनर्जीवित किया, महंगाई ने सख्ती को मजबूर किया, सख्ती ने स्थिरता को बहाल किया। यह चक्र दोहराया गया क्योंकि अर्थशास्त्र की बुनियादी प्रक्रिया कभी नहीं बदलती। अगर आप उन प्रक्रियाओं को समझते हैं, तो आप संकटों से डरते नहीं, बल्कि उनके लिए तैयार रहते हैं। आप उन्हें खतरे के रूप में नहीं, बल्कि बदलाव के रूप में देखते हैं। ऐसे पल जब अनिश्चितता के भीतर अवसर छुपा होता है। और यही सोच मैं आपके लिए चाहता हूं। एक ऐसा ट्रेडर जो विश्लेषक की तरह सोचता है, जो शोर के पार देखता है, जो भावना से नहीं बल्कि तर्क से ट्रेड करता है। कोई ऐसा जो यह समझता है कि फॉरेक्स मार्केट कोई जुआ घर नहीं, बल्कि वैश्विक पूंजी के संतुलन की झलक है। एक बार जब आप इसे इस नजरिए से देख लेते हैं, तो फिर कभी नजर नहीं बदलती। अब अगर आप इस कौशल में महारत हासिल करने के लिए गंभीर हैं, डेटा की व्याख्या उसी तरह सीखना चाहते हैं जैसे संस्थान करते हैं, ये समझना चाहते हैं कि केंद्रीय बैंक कैसे सोचते हैं और मुद्राएं क्यों हिलती हैं, तो अगला तार्किक कदम है संरचित शिक्षा। आपको इस वीडियो के ठीक नीचे फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास से जुड़ने का लिंक मिलेगा, विवरण और पिन की गई टिप्पणी में। उस प्रोग्राम में मैं आपको पूरी यात्रा से गुजराता हूं। मुद्रास्फीति, जीडीपी, रोजगार, ब्याज दरें, राजकोषीय नीति, केंद्रीय बैंक चक्र, भावना और वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग। यह वह पेशेवर नींव है जिसकी हर ट्रेडर को जरूरत है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी समझ को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। आप अनुमान लगाना बंद करने और तर्क के आधार पर सोचना शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आपके ट्रेड्स तर्क पर आधारित होंगे, किस्मत पर नहीं। यही तो पेशेवर विकास का असली मकसद है। भ्रम को स्पष्टता से बदलना, आवेग को अंतर्दृष्टि से बदलना। तो किसी भी फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को लेने से पहले इसे देखें, हमने जो चर्चा की है उस पर सोचें और फिर उस पर अमल करें। बाजार को रहस्य बने रहने न दें। जाने कि यह कैसे काम करता है, जाने कि यह क्यों चलता है, जाने कि इसे एक भाषा की तरह कैसे पढ़ा जाए। एक बार जब आप यह कर लेंगे तो आप कभी भी पहले की तरह ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको यह सत्र उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे और भी ट्रेडर्स इस चैनल को खोज सकते हैं और सही तरीके से ट्रेड करना सीख सकते हैं। और जब आप गहराई में जाने के लिए तैयार हों तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मैं आपको फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास के अंदर मिलूंगा। तब तक तर्क के साथ ट्रेड करें, जिज्ञासु बने रहें और सीखना कभी ना छोड़ें, क्योंकि समझ ही सबसे बड़ी ताकत है।